तो बच्चों ये है हमारा सिलेबस, माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलिगेंट प्रयागराज। पाठ्यक्रम क्या है हिंदी विषय का, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंदर आता है संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसको घेर देते हैं, हम एक एक करके एक एक चीज का वीडियोस बनाते जाएंगे। आदिकाल हमारा आज शुरू करेंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पद्य साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ है। तो पद्य साहित्य का काल विभाजन, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, मेरे इसी चैनल पर है, इसी नाम से है पद्य साहित्य का काल विभाजन। आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके विस्तार से बताया है इसके बारे में। आज हम इसको संक्षेप में देखेंगे कि पहला जो काल है वो आदिकाल है, इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका जो विभाजन है समय का वो सन 1743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा काल आया उसे पूर्व मध्य काल कहते हैं, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल के नाम से ज्यादा मशहूर हुआ। इसका समय है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तीसरा जो काल था वो था उत्तर मध्य काल, इसे रीति काल कहा गया, श्रृंगार काल कहा गया। यह सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो अंतिम काल आया वो आधुनिक काल है, सन 1843 ईस्वी से अब तक ये माना जाता है। अब इसमें जो भक्ति काल है या पूर्व मध्य काल, इसकी दो शाखाएं हो गई। पहली हो गई सगुण भक्ति शाखा, दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये पूरा आपके सिलेबस में है, लेकिन इसको इतना देखने के बाद इस चार्ट को हम सिर्फ आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सगुण भक्ति शाखा है उसमें दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और दूसरी जो शाखा थी निर्गुण भक्ति शाखा, उसके दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा जिसके कवियों को संत कवि भी कहा गया, और दूसरी हुई प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी कवि कहा गया। इसके जो राम भक्ति शाखा है इसके प्रवर्तक कवि तुलसीदास, और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो रामचरितमानस, ये अवधि में लिखी गई है। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो आपको अगर ये चार्ट याद रह गया तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, इसके प्रवर्तक कवि सूरदास हैं। पुस्तक जो इनकी सबसे प्रसिद्ध है वो सूर सागर है और ब्रज भाषा में है। कई बार पूछा गया है कि सूर सागर की भाषा क्या है या रामचरितमानस की भाषा क्या है, ये टीजीटी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी के प्रवर्तक कवि कबीरदास, और इनकी जो पुस्तक है वो बीजक है। सदुक्कड़ी इसकी भाषा है, सदुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी। आप याद रखिएगा, बीजक पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, ये कबीरदास के एक शिष्य थे, उन्होंने उसका संग्रह किया है उनके दोहों को और उसका नाम बीजक रखा है। क्योंकि कबीरदास तो कहते थे कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने तो कहा हमने कभी कागज को छुआ ही नहीं है, कभी हाथ में कलम पकड़ा ही नहीं है। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है पद्मावत। तो ये पद्य साहित्य था इतना। ये जो नीचे के काल हैं ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं गद्य साहित्य में, तो इनको हम बाद में देखेंगे। आज के मतलब अभी के लिए इस चार्ट से इतना ही। इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वीर आदिकाल है, इसका नाम वीर गाथा काल है, इसके और भी कई नाम हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन बनता है। इनका समय कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रश्न बनता है। रीतिकाल के और कौन कौन से कवि हैं, रीतिकाल के और कौन कौन से नाम हैं। रीति काल की 3 शाखाएं हुई, रीति बग्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। उनके कौन कौन से कवि हैं।
और आधुनिक काल के जो काल विभाजन है वो। तो इन सब के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अब हम लोग आदिकाल को विस्तार से समझेंगे। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे कोशिश करूंगी उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाकर लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। तो जैसा हमने अभी आपको पुराने चार्ट में दिखाया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। देखिए इनके सन का विभाजन अलग है और विक्रमी संवत का विभाजन अलग होगा। भक्तिकाल, ठीक है, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सन आपको याद करने पड़ेंगे। आदिकाल का नामकरण, अब हमने आपको बताया ना कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम वीरगाथा काल। इससे ये प्रश्न बनता है नामकरण से कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, या फिर सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया। जिसने भी दिया जो नाम वो क्यों दिया, किस आधार पर दिया, इस तरह के प्रश्न इससे बनते हैं। तो पहला वीरगाथा काल, कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो इसमें आपको ये देखना है कि इस काल की रचनाओं में वीर रस की अधिकता के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अब ये बताइए वीर रस की अधिकता कहाँ से हो गई। तो आपको याद होगा कि जो आदिकाल था उस समय बहुत सारे मुगल और यवन आक्रमण होते थे, तो राजा युद्ध पर जाते थे। राजा जब युद्ध पर जाते थे तो उनके जो आश्रित कवि थे वो युद्ध में, शिकार पर, हर जगह राजा के साथ होते थे, तो वो राजा के संग युद्ध पर भी जाते थे। तो वही चारण कवि या आश्रित कवि जो थे वो राजा की प्रशंसा के कविताएं लिखते थे। तो उन्हीं कविताओं का आधार वीर रस रहा, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था राजा की वीरता का वर्णन करना था। तो क्योंकि वीरता का वर्णन करना है इसलिए वीर रस की प्रधानता तो रहेगी ही रहेगी। तो आपको ये याद करना है कि वीर गाथा का नाम वीर रस की अधिकता के कारण हुआ और दिया किसने, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक, 2 क्वेश्चन इससे बन गए कि किसने दिया नाम, रामचंद्र शुक्ल ने वीर कहा, वीर गाथा काल कहा और वीर रस की अधिकता के कारण कहा। दूसरा है चारण काल। अभी हमने आपको बताया कि उस युग के जो कवि थे वो चारण कवि हुआ करते थे। चारण या भाट, ये राजा के ही दरबार में रहते थे और हर जगह राजा के साथ जाते थे और राजा की प्रशंसा के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। मतलब अगर राजा ने युद्ध क्षेत्र में एक तलवार से एक को मार गिराया तो वो लिखते थे राजा ने एक हाथ से 4-4 मार गिराए। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जिससे राजा प्रसन्न होते थे और उनको बहुत सारे उपहार भी मिलते थे। तो इसी लालच में वो राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। तो चूंकि इस काल की रचनाओं के रचयिता ज्यादातर चारण कवि या भाट करते थे, ठीक, हमने बताया कि जो कवि होते थे वो चारण या भाट थे, इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा है। ठीक, समझ में आ गया किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस काल के जो कवि थे ज्यादातर वो चारण हुआ करते थे। तीसरा है सिद्ध सामंत युग। अब ये नाम किसने दिया, तो इस काल के साहित्य में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति की प्रधानता के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दी। क्या संज्ञा दी, सिद्ध सामंत युग। क्यों, आप समझते हैं सामंत किसे कहते हैं। सामंत वो लोग होते थे, जैसे राजा ने कई राज्य जीते तो वो सब जगह तो बैठ के शासन कर नहीं सकता, तो वो जो कई राज्य हैं वो उनके अलग अलग अपने जान पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को, जो योग्य व्यक्ति होते थे उनको दे देते थे कि आप ये राज्य चलाइए और वहां से कर वसूल के हमें दीजिएगा। वो लोग जो राजा की तरह रहते थे लेकिन राजा नहीं होते थे, उन्हीं को सामंत कहा जाता था। और वही कि ये भी सामंतों के आश्रय में कुछ कवि रहा करते थे जो कि राजा के संग या सामंतों के संग युद्ध में जाते थे। तो इसीलिए इस युग में जो सिद्धों की वाणी थी और सामंतों की स्तुति थी, उसके आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी ने इस काल को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी है। बीज बपन काल। बीज बपन का मतलब होता है बीज अंकुरित होना, बीज निकलना, बीज के निकलने की शुरुआत होना।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को बीज वपन काल कहा है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। लेकिन किंतु उनका यह नाम योग्य नहीं है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह काल तो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास है। उनके इस नाम को उचित नहीं माना गया, क्योंकि जो आदिकाल या वीर गाथा काल था वो कुछ नया तो था नहीं, सब कुछ पुराने जैसा था। वही समय, पुराने समय में जो अपभ्रंश चल रही थी उसी का परिष्कृत रूप सामने आ रहा था, तो इसलिए कोई नई शुरुआत नहीं थी, इसलिए इसको नया नाम बीज वपन काल नाम इसका सही नहीं प्रतीत होता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, आदिकाल है। आदिकाल किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, किंतु बाद में इन्होंने खुद ही इस नाम का खंडन किया, क्योंकि यह नाम एक भ्रामक आदिम भावना को व्यक्त करने वाला था। सबके दिमाग में आता ना आदिकाल, जैसे आदि पूरा पाषाण काल हो गया, उस तरह से आदिम मानव के तरह से कुछ बातें दिमाग में आने लगती हैं। इसलिए आदिकाल नाम तो दिया, लेकिन उन्होंने बाद में खुद ही इसका खंडन भी कर दिया। आरंभिक काल, ये किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। ठीक, मिश्र बंधुओं ने कहा, दो भाई मिलकर आरंभिक काल घोषित करते हैं। वीर काल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जल्दी मिलते नहीं हैं और ये सब उठा के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। वही कारण, वही वीरता का वर्णन। प्रारंभ काल या शून्य काल, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना शुरुआत है, बीज वपन काल है, वैसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभ काल या शून्य काल कहा है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है। तो ये तो था आदिकाल का नामकरण। अब हम देखेंगे कि आदिकाल का उदय कब और कैसे हुआ है। आदिकाल के उदय के कारणों में तत्कालीन अव्यवस्थित धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियां हो रही हैं। विदेशी, मुस्लिम और यवन आक्रमणकारियों तथा विकृत धार्मिक भावना से संत्रस्त होकर आदिकाल का उदय हुआ है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कि क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या विशेषताएं थी जिनके आधार पर आदिकाल का नाम आदिकाल पड़ा, या उस काल में किन खास तरह की चीजों का वर्णन होता था। तो पहला है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति। हमने आपको पहले भी बताया कि जो चारण कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और लाभ के लिए उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उनका वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे ताकि उन्हें राजा से कुछ लाभ प्राप्त हो, इनाम मिले, इसके कारण वो इस तरह की रचनाएं करते थे। तो पहला हो गया आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति या प्रशंसा। दूसरा वीर रस की प्रधानता, ये भी बता दिया मैंने कि वीर रस के कारण ही उनकी जो कविताएं होती थी वो राजा को ज्यादा पसंद आती थी कि अरे इसने मेरी रचना, इसने मेरी कितनी वीरता का वर्णन किया है, और राजा उन्हें प्रसन्न होकर इनाम दिया करते थे। तो इसलिए जो मुख्य विषय होता था वो वीरता का वर्णन होता था, और वीरता के वर्णन के लिए वीर रस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कभी कभी उसमें रौद्र, भयानक, विभत्स रस भी शामिल होता था, यानी जब कटी फटी लाशों का वर्णन करना हो तो उसमें विभत्स रस, भयानक, गुस्सा होता था राजा तो क्रोध का, इस तरह से कई रस थे जो कि प्रयोग में लाए गए। श्रृंगार का पुट भी है, क्योंकि बहुत बार उद्देश्य, जो युद्धों का उद्देश्य होता था वो राज्य विस्तार न होकर के सुंदरी की प्राप्ति भी होता था। कोई आके किसी देश की राजकुमारी या रानी का ऐसा वर्णन कर दिया कि राजा चले गए उसको जीतने के लिए, रानी के लिए, तो इसलिए भी युद्ध होते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो इस काल की रचनाएं थी उसमें श्रृंगार का पुट भी देखने को मिलता है। रासो ग्रंथ परंपरा,
इस काल में रासो ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो इत्यादि। इसके आधार पर भी इस काल की विशेषता रही है। कल्पना का आधिक्य, यानी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करने के चक्कर में जो कवि होते थे वो कल्पना में ज्यादा बह जाते थे, वास्तविकता नहीं लिखते थे, कल्पना ज्यादा लिख देते थे, जिससे कभी कभी जो घटनाएं होती थी वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, ऐतिहासिक तिथियां बदल जाती थी कभी कभी। राष्ट्रीयता का अभाव, अब आप जान ही लीजिए कि जब पूरा उद्देश्य राजा का वर्णन करना है, तो राजा के वर्णन करने के लिए जो बाकी जो चीजें पीछे छूट गईं, जो समस्याएं हैं राज्य की, देश की समस्याएं हैं, उस पर फोकस नहीं हो पाता था, जैसी स्थिति कुछ इस समय है। तो इसलिए राष्ट्रीयता का अभाव हो गया है, राष्ट्र की समस्याएं पीछे रह गईं और राजा का जो महिमा मंडन है वो ऊपर हो गया। इसके कारण देश में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली गई। ये भी एक विशेषता रही है उस काल की। रचनाओं की संदिग्धता, अब संदिग्धता तो हो ही जाएगी जब आप कल्पना के आधार पर रचनाएं लिखने लगेंगे, तो घटनाएं और तिथियां तो मैच करेगी नहीं। इसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है कि ये है भी कि नहीं है, उस पे प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वीराज की प्रामाणिकता के ऊपर। प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना, इस काल में प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना बहुत ज्यादा संख्या में हुई है, ये भी इस काल की एक विशेषता है। जनता की उपेक्षा, बता दिया आपको कि जब केवल राजा का महिमा मंडन होना है तो जनता तो पीछे रही जाएगी। जनता की समस्याओं से राजा को कोई लेना देना नहीं है, राजा को सिर्फ घूमना है, फिरना है, स्त्री प्राप्ति के लिए युद्ध करना है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसके बाद जो आदि काल आया है, इसके बाद जो भक्ति काल आएगा, उसका कारण यही सब है कि जनता उपेक्षित हुई और जनता को फिर भगवान की शरण में जाना पड़ा। तो इस आदि काल में जनता की उपेक्षा भी खूब हुई है। 10वां है वर्णन प्रधान काव्य। इस काल में जो रचनाएं हुई उसमें वर्णन ज्यादा है। किसी चीज का उठा के वर्णन एक तरफ से करना शुरू किया, उसको विस्तृत वर्णन देते चले गए। जैसे युद्ध के समय कर रहे हैं तो युद्ध में कब क्या, कौन किसको मार रहा है, किसने कैसे अस्त्र शस्त्र पहने हैं, युद्ध भूमि कैसी है, खून से लथपथ है, क्या है, आखेट पे गए हैं, तो वहां का वर्णन, सब कुछ वर्णन करना है, बस विस्तृत वर्णन किया जाता था। तो ये हो गई कुछ विशेषताएं आदिकाल की। इसमें से कोई भी एक विशेषता उठा के पूछ दिया जाएगा या फिर 4-5 विशेषताएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसमें से आदिकाल की कौन सी विशेषता है, तो उस पे आपको टिक लगाना होगा। अब आगे है आदिकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि कौन सी रचना किसकी है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाना कुछ नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। संदेश रासक अब्दुल रहमान का, पौमचर्यु स्वयंभू, भविष्यत कहा धनपाल, परमार्थ प्रकाश जो इंदु, पाहुन पूर्णा, पाहुन दोहा मुनि राम सिंह, बौद्ध गान दोहा संकलन है ये, इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सरहपा और कड़हपा ने। ये जल्दी मिलता नहीं है। अभी मैं ये भी बताऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो छंदवरदाई, परमाल रासो जगनिक, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं हैं विद्यापति की। बीसल देव रासो नरपति नाल, खुमार रासो दलपति विजय, ये सबसे बड़ा है, 5000 पृष्ठों का है, ये पूछा जा सकता है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, और कुछ लोग इसको जज्जल को भी मानते हैं कि हमीर रासो जज्जल ने लिखा है। तो आदिकाल का जो प्रश्न था वो हो गया। आदिकाल में इतने प्रश्न बनते हैं, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। तो ये इतना ही आज के लिए, और अब आगे हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो, सराहनीय लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने ही जैसे जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं, या जो कक्षा 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे 9, 10, 11, 12, उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग सिलेबस उन्हीं लोगों का है। हिंदी में ये उनके सिलेबस की ही चीजें हैं। ये तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।